नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में सबसे पहले हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल का युद्ध फतेह किया। और यूं कहूं कि उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत के बदौलत हमारी सीमाएं महफूज हैं, सुरक्षित हैं। हम बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की, जो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। काफी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों वहाँ कैसे कौन सी पहले टोही टीम गई वहां पे देखने के लिए, गडरियों ने क्या बताया। तो बहुत सारी चीजें इतिहास में मैं बीच में आपको बता दूंगा, कहीं पे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। हमारे साथ वो तीन बहादुर अधिकारी हैं जो कारगिल के युद्ध के वक्त अपनी सेवाएं दी। हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं, पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हैं, और पूर्व एयर कॉमोडोर चंद्रमौली जी हमारे साथ में, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दरमियान अपनी सेवाएं दी। तो हम पूरा युद्ध क्या कुछ रहा और क्या बदलाव हम देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, सेना में, हमारी टेक्नोलॉजी में और उस दौर में। अभी हाल ही में एक मैं सुन रहा था, अभी मिस्टर चौहान जो हमारे तीनों सेनाओं के अभी चीफ जिनको बनाया, वो कह रहे थे कि आज की लड़ाई हम कल के हथियारों से नहीं लड़ सकते, यानी कि टेक्नोलॉजी समय की जरूरत है, मांग है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे उस दौर में क्या कुछ था और हमने कैसे युद्ध में फतह हासिल की। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उस वक्त की थी, पाकिस्तान पे हम भारी पड़े। और क्योंकि ये युद्ध शहादत हमारी काफी हुई, लेकिन दुश्मन चोटी पे था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम नीचे थे। नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से अगर एक पत्थर का टुकड़ा भी अगर डाला जाता है तो बिल्कुल पहाड़ जैसा टूट करके गिरता है और महसूस होता है, क्योंकि उसका प्रेशर काफी होता है, चोट बड़ी लग सकती है। अब आप उस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं जाके आया हूं उस जगह पे, द्रास में भी जाके आया, कारगिल जिला है जिस जगह पे ये घटनाक्रम और वार मेमोरियल बना वो द्रास है। तो वहां पे जिस तरह की चोटियां हैं, दुर्गम पहाड़ियां हैं, ये तीन तरह से युद्ध लड़ा गया, तीन क्षेत्र से। और जो पहाड़ियां हैं, बड़ी विषम परिस्थितियां, दुश्मन ऊपर बैठा है, आपको नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर जाकर के और चोटियां मुक्त करानी है और युद्ध जीतना है। क्योंकि वो लड़ाई जो चल रही थी, पहले माना जा रहा था कि झड़प है, संघर्ष है, फिर लड़ाई हुई, फिर युद्ध में तब्दील हुआ और उसको अधिकृत रूप से उसे युद्ध माना गया। तो चले मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। उस वक्त हमने लड़ाई लड़ी, जीते भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम जमीन पे यहाँ पे कोसों दूर बैठे हुए। मैंने द्रास का वो एरिया देखा और मैं टूर पे गया था तब, वार मेमोरियल भी देखा। वाकई नीचे से ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हमने फतह हासिल की। और जो मुझे पता चला कि आप श्रीनगर से पूरा ये युद्ध के पोस्ट और सारी चीजें थी उनको काफी कमांड कर रहे थे, तो सर क्या उस वक्त के हालात थे और आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जब कारगिल लड़ाई हुई तो लद्दाख सेक्टर में दो तरह का पीरियड होता है। एक होता है रोड ओपन पीरियड, जब सड़कें खुली होती हैं, वो होता है 5 महीने का पीरियड। वो जून से लेके सितंबर तक होता है। और फिर अक्टूबर से लेके जो 7 महीने का है वो रोड क्लोज पीरियड होता है। रोड क्लोज पीरियड का मतलब है जो आप जिस रास्ते से आप गए हैं वो रास्ते बंद हो जाते हैं। जो एक जोजिला पास है और एक रोहतांग पास है। एक वहां पे जितना भी साजो सामान, एम्युनिशन, जो 7 महीने की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट, खास करके हथियारों की, एम्युनिशन की, और जो स्पेयर्स हैं और इक्विपमेंट है, खाना पीना है, इन सब का जो रिप्लेनिशमेंट होता है वो रोड ओपन पीरियड के उस 4 महीने में किया जाता है। कारगिल की लड़ाई जब 6 जून को हमारी पहली एक ट्रायल कॉन्वॉय चली, जो सड़क खोल देते हैं, जो जोजिला पास खुला, और उसमें एक ट्रायल कॉन्वॉय जाता है कारगिल तक, फिर वापस आता है, पर देखते हैं कि रास्ते ठीक हो गए तो फिर स्टार्ट हो जाता है उसको। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस समय कारगिल की लड़ाई हुई थी तो हमारा जो सस्टेनेंस का सामान था वो बिल्कुल खत्म होने वाला था, क्योंकि रोड खुल गई थी। तो अगले महीने सिर्फ 30 दिन का सामान और होता है, फिर अगले साल का रिक्वायरमेंट पूरी की जाती। तो ऐसे समय में जब हमारी सर्दियों के समय में जब रोड क्लोज हो जाती है तो कुछ पोस्ट हैं जो विंटर वेकेशन पोस्ट बोलते हैं उनको, कि हमारी जो सेनाएं थी वो विंटर्स में उन
चोटियों से नीचे आ जाती थी, और जब रोड खुलती थी तब ऊपर जाती थी। ऐसे समय में जब रोड खुलने के थोड़े समय पहले ये पाकिस्तान के मुजाहिदीन के नाम से जो उनकी जो रेगुलर बटालियन थी, उनको वो वाली जो वहां पे जो जम्मू कश्मीर जो जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो ANLI बटालियन थी, वो उनके लोगों को और सिविलियन कपड़े पहन करके उन चोटियों में आके वो बैठ गए। और जब हमारी कॉन्वॉय जाने लगी रोड ओपन के दिन, तब से फिर उन्होंने उस पे फायरिंग शुरू कर दी। और क्योंकि आप जैसे बताया है कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर अगर कोई आदमी ने किसी ने मोर्चे बना के बैठा है, तो नीचे से ऊपर जाना तो वो तो उसको अटैक करने की बात है, उसको ऑक्यूपाई करने की बात है, उसको कॉन्कर करने की बात। उससे पहले जितना मूवमेंट हो रहा था, जो श्रीनगर से ले जो चलती है सड़क, एक ही सड़क है, उस सड़क के ऊपर वो मर्जी आती तब फायरिंग कर देते थे। बिल्कुल। और इस तरह से फिर एक साथ उन्होंने फिर थोड़े दिन के बाद बटालिक सेक्टर में भी उन्होंने लड़ाई शुरू कर। तो ये करते करते अब ऐसा लगा कि जो द्रास सेक्टर में सिर्फ एक बटालियन हुआ करती थी, और उस बटालियन के ही अलग अलग पोस्ट, विंटर वेकेशन पोस्ट होती थी, तो आते नहीं थे, नीचे आ जाते थे। तो उस समय जितनी बटालियन थी, कम से कम एक ब्रिगेड को पूरा इंडेक्ट किया जल्दी से जल्दी, और काफी सारे लोग जो जवान थे उनको इंडेक्ट किया। पर जैसा कि आपको मैंने बताया, वहां पे जो रिक्वायरमेंट थी रिप्लेनिशमेंट की, वो कम थी, तो उसको वो भी साथ साथ मूव करना था। तो ऐसी एक हालत बन गई थी, और फिर बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि ये कब आ गए, हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला कि कब आ गए। और उन्होंने एक साथ हमला भी हमारे ऊपर नहीं किया, मतलब एक साथ जो फायरिंग की थी वो एक साथ नहीं की, कभी किस जगह से की, कभी किस जगह पर। धीरे धीरे मालूम चल गया कि उस पूरे जो डोमिनेटिंग चोटियां थी उन पे वो आके बैठ गए हैं, जिससे वो श्रीनगर और जो लेह की सड़क थी उसे वो डोमिनेट कर रहे थे स्मॉल आर्म्स फायर से, और जो मीडियम उनके जो इन्फेंट्री बटालियन के सपोर्ट वेपन्स होते हैं उससे। अब उसके बाद में जब थोड़े दिन के बाद मालूम चला कि जो बटालिक सेक्टर है, जो उस सड़क के पीछे एक और पैरेलल सड़क चलती है कारगिल से लद्दाख लेह के लिए पैरेलल, उसके भी जितनी चोटियां थी वो वहां से लेके काकसर तक के इलाके में वहां भी वो आके बैठ गए। और ये सब चीजें हमें बीच बीच में आकर के जो वहां के जो अपने जो बकरवाल होते हैं, जो अपने बकरियां वगैरह ऊपर चारा जिनको बोलते हैं, उन्होंने आके बताया कि यहाँ ऊपर कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे धीरे धीरे मालूम चला कि वो सारी चोटियों पे आके बैठ गए हैं। इसके बाद में सरकार की तरफ से ये आदेश आया, चंद्रमौली साहब भी बताएंगे, जब हमने उनको इवेक्शन स्टार्ट किया, उनको भगाना शुरू किया और एक एक चोटी के ऊपर हमला शुरू किया, तो ये बताया गया कि LC क्रॉस नहीं की जाएगी। और जो हमारे फाइटर्स को भी एम्प्लॉय किया, उनको भी ये दिया था कि LC क्रॉस नहीं जाएगी। और वो जिस चोटियों पे बैठे थे, क्योंकि वो LC पे हमारी जो चोटियां हमारे कब्जे में थी और नॉर्मल LC के अंदर घुस गए थे, तो उनको मारने के लिए उसमें कोई मनाही नहीं थी। और हमारे जो एयरफोर्स के उन्होंने जो प्रिसीजन एम्यूनिशन जो पहली बार उन्होंने फायर करके बंकर्स को गिराया और उनको तबाह किया, तो हालांकि LC क्रॉस नहीं की, फिर भी तो ये एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। फिर क्या था कि जो कन्वेंशनल वेपन होते हैं पूरी लड़ाई में, कि आर्टिलरी फायर करेगी, वो अटैक से पहले उसको टारगेट को सॉफ्टनिंग करेगी, प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट करेगी, ये सब चीजें नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े टारगेट तो थे नहीं और कन्वेंशनल लड़ाई थी। हमने खूब सारे कम से कम समय में वहाँ काफी सारे ट्रूप्स इंडक्ट किए, और धीरे धीरे फिर एक एक चोटी पे एक एक बटालियन कई बार रिपल्स हो गया। दो दो रात पे भी अटैक है। पहला रात जो हमला होता है वो रात को कहते हैं, तो रात को पहले एक नाइट पे थोड़ा ऊपर गए, फिर वहीं वो रहे पूरे दिन भर बिना मूवमेंट के, और दूसरी रात को फिर उन्होंने जाके की। इसमें पूरी लड़ाई में जो हमारे जवान थे, यंग ऑफिसर और जो जवान थे, फिजिकल फिटनेस की बड़ी जबरदस्त रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी थी और वो पहाड़ियां बिल्कुल ऐसी, और दूसरा बिना एक्लेमेटाइजेशन के, क्योंकि इमरजेंसी थी, तो ट्रूप्स को बड़े जल्दी से जल्दी जो एडिशनल ट्रूप्स थे उन्हें इंडक्ट किया गया था। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। उस प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमारी सेना ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, हमारे यंग ऑफिसर्स, हमारे जवानों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और उनको धीरे धीरे वहां से खदेड़ दिया।
जी बिल्कुल, मैं वहां पे जाके आया था, तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि जो आप टीवी पे आप विंडो में देख रहे हैं वो कैप्चर्ड वेपन्स हैं जो पाकिस्तान से हमने कैप्चर किए। बहुत बड़ा असला वहां से बरामद किया था। उनके कुछ ऐसे बने हुए स्टील के बंकर्स भी थे जो इन्होंने ऊपर रखे हुए थे, जिसके नीचे वो छिप रहे थे। वो तमाम चीजें भी आप स्क्रीन पे देखेंगे। वहां के बकरवाल, ये जो एक सज्जन कैप लगाए हुए हैं जिनको आप देखेंगे, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था वहां जब गया था। बहुत सारी यादें आज भी मेरे जहन में कि वहां किस तरह से लोगों ने बताया, जिसका सर जिक्र कर रहे हैं। श्रीनगर से लेके लिए एक रास्ता जो जोजिला पास से गुजरता है, लेकिन अब वो टनल बन रही है, तो मुझे लगता है कि 26 में आई थिंक वो कंप्लीट होगी। उसके बाद में, क्योंकि लॉजिस्टिक का सबसे दारोमदार जो था हमारा, वो वही वे था, और उसी पे सबसे ज्यादा बम्बारमेंट किए जा रहे थे ताकि यहां से इस चैन को तोड़ा जा सके और सप्लाई चेन रुक सके। लेकिन हर पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, और पूरी मुस्तैदी के साथ में। चलिए, मैं चंद्रमौली सर आपके पास में आना चाहूंगा। एयरफोर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। कब आप लोगों को ये मैसेज मिला कि बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना है, और जो आगे की कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आज भी हम शेयर नहीं कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होगा, लेकिन जो हम एक शेयर कर सकते हैं दर्शकों के साथ। जी हाँ, ये जनरली मई से जुलाई के बीच में ऑपरेशंस काफी जोर पकड़ा था, और हमारा डिप्लॉयमेंट वहाँ पे मार्च से ही शुरू हो गया था अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज के चक्कर में। पर जैसे जनरल साहब बता रहे थे, जब हमको पता लगा था कि वहाँ पे कोई बैठा है जो हमारे अगेंस्ट में है, यानी कि उनकी जो फायरिंग शुरू हुई थी, तो आप इमेजिन करो कि हम पूरी जिंदगी लड़ाई जमीन पे करते रहे। हमारी एयरफोर्स भी जमीन पे या कुछ ऊपर, यानी कि जैसे पीर पंजाल रेंज है वगैरह, वहां तक हमने किया है। 65 की लड़ाई की है या 71 की लड़ाई की है। हमने कभी इतनी ऊपर लड़ाई की ही नहीं, 14,000 से 18,000 फीट के ऊपर। तो वहां से जब फायरिंग आती थी तो आर्मी को पहले भी होता था ये कहां से फायरिंग आ गई है, अब कौन देखे इतना दूर। यानी कि जब कारतूस ऊपर से नीचे आता है, अगर उसकी रेंज अगर 500 मीटर है तो वो 700 मीटर चला जाता है, क्यों ऊपर से नीचे आ रहा है। तो रेंज भी बढ़ गई थी उनकी। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे को ऐसा हो रहा है, तो एयरफोर्स ने भी कहा। एयरफोर्स के 2 जहाज होते थे उस टाइम पे, MiG-25 अभी फेज आउट हो गए हैं, और कैनबरा। इन्होंने वहां पे फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, लेकिन इनका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं था। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि जैसे बता रहे थे कि छोटी छोटी पोस्ट बना रखी थी, 2-2, 4-4, 6-6 लोग थे एक एक चोटी के ऊपर, तो इनको देखना मुश्किल था। आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब थे हमारे, वो इसी टीम में थे। उनको अमेरिका से उनके रिलेटिव ने कैमरा भेजा था, वीडियो कैमरा। तो ये जनाब वहां पे गए, और जो एलओसी थी उसके साथ साथ वो उड़ते गए, क्योंकि एलओसी वहां पे लाइन तो बनी है नहीं, वहां पे तो पहाड़ी पहाड़ है, देखना ही एक्चुअली मुश्किल है। तो वो ट्रेनर जहाज में पीछे बैठे हुए थे, सामने को उड़ाने वाला था, हम नक्शे देख रहे थे, बहुत कुछ करना पड़ता है। जीपीएस भी बहुत ही वीक सिग्नल, आई मीन वहां पे नहीं चलता था, बिकॉज हमारे को जीपीएस का सिग्नल भी वीक कर दिया था अमेरिका ने। तो वो वीडियो कैमरे से जब जा रहे थे, उन्होंने पूरी लाइन एक वीडियो कैमरे से कम 30-40 किलोमीटर की उन्होंने ली। जब वो फिल्म डाउनलोड हुई एयरफोर्स के अंदर, जब उन्होंने देखा, उन्होंने जूम किया, तो काफी क्लियर दिख रहा था ये, और तब पता लगा ये पोस्ट है। तब आर्मी से एयरफोर्स ने शेयर किया वहां पे श्रीनगर के अंदर कि भाई ये कुछ है क्या यहाँ पे, होगा यही तो है, यहीं से तो आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा करके। दैट इज आवर फर्स्ट टाइम हमने एनालाइज किया उसको कि इन जगह पे वो बैठे हुए हैं। अब बात थी लड़ाई करने की। तो आप जो चौहान साहब कुछ बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि पुराने वेपन से लड़ाई नहीं कर सकते। आप बताओ, हमारे पास में जहाज थे, ज्यादातर जहाज में लेजर बॉम्ब का वो नहीं था उसमें सहूलियत। मिराज 2000 में था, खाली उन्हीं के पास में था, तो लेजर बॉम्ब चला नहीं सकते थे। हम कन्वेंशनल बॉम्ब चला रहे थे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ ये स्पीकर से, कि अगर इस पोस्ट पे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और हम देखिए अगर यहाँ से हम किसी को मारते हैं, तो ये अगर थोड़ा सा मिस अगर होता है तो नीचे जाके गिरता है, 2 किलोमीटर वैली में जाके गिरता है कारतूस, इतना ऊपर से, क्योंकि तो एक्यूरेट मारना एक बहुत मुश्किल बात थी। तो मैं क्विकली खत्म करता हूँ इस चीज को, क्योंकि आप अभी कहोगे कि कुछ और प्रश्न मतलब चेंज करोगे, तो बड़ा डिफिकल्ट था। तो हमने इसको मॉडिफाई किया, और जैसे जनरल साहब ने बताया कि एलओसी क्रॉस करने के लिए मना किया, तो ये एलओसी के उस तरफ तो बैठे हुए थे मैंने तंबू लगा करके, और इधर से फायरिंग करते थे। तो पीक के इधर बैठे हुए थे, तो इसको डिस्ट्रॉय करना नहीं था, ऊपर बैठे हुए थे, फायरिंग इधर करते थे, और जाके 10 मीटर पीछे जाके छुप जाते थे अपने उसके अंदर। बहुत डिफिकल्ट था। टैक्टिक्स बदली, ये बदली, वो बदली। तो बहुत जो चीज
फ्लाइंग सॉर्टी में खत्म की है वो 10 में हो जाती है अगर सामने अगर होते या एलसी क्रॉस करके पीछे से अगर मार देते तो ये रेस्ट्रिक्शन हमारे बड़े थे। तीसरी चीज थी कि हमारे को ये भी कहा गया था कि आप वहां जाओ, जैसे नचिकेता का जो इजेक्ट हुआ था, नचिकेता वहां चले गया था तो उनको देखने के लिए आहूजा साहब, स्कॉलर आहूजा, वो ऊपर उड़ रहे थे तो उसको जो मारा, फिर बाद में पता लगा स्टिंगर मिसाइल है। अब स्टिंगर मिसाइल अमेरिका ने दिया था टेररिस्ट के खिलाफ उनको लड़ने के लिए, वो स्टिंगर मिसाइल हमारे खिलाफ उन्होंने लड़ लिया, उनको कोई कहना वाला है नहीं। वो स्टिंगर मिसाइल से आहूजा साहब नीचे गिर गए, उनका जहाज नीचे गिर गया। तब पहले पता लगा स्टिंगर मिसाइल है। स्टिंगर मिसाइल की हाइट होती 3 किलोमीटर, हमको कहा 3.5 किलोमीटर पे उड़ो, तो 6-7 किलोमीटर की जो रेंज होती है, अब हम 10 किलोमीटर उड़ रहे थे। 10 किलोमीटर हवा बहुत हल्की हो जाती है, उड़ने में दिक्कत भी होती है। सर ये बहुत रिस्की था चंद्रमौली सुनिए, साहब, दिन ये में काफी रिस्की कहा जा सकता है इसे, बहुत ज्यादा रिस्की। और दिन में जो स्टिंगर क्या होता है कि वो बंदूक से देखना पड़ता है, उसमें रडार नहीं होता है, तो जहाज को देख करके फायर कर देते तब उसको वो कैच करता था। तो हमको कहा है रात को उड़ो, तो सारे मिशन में 3-3 बजे रात को उड़ो, 3 बजे रात को उठ के, यानी कि सी रात को हमारी साइकिल जो होती है सोने की होती है, अब चाय कॉफी पी के जग करके वहां पे जाना पड़ता था। तो ये बहुत डिफिकल्ट था, आके लैंड भी करना है, आफ्टर ऑल उठते जाओ, ऑक्सीजन की कमी होती है, नीचे आओ ऑक्सीजन, तो ये सब कहानी उसमें होती है, डिफिकल्टी फिजिकली भी बहुत तकलीफ होती है। फाइनली क्या हुआ कि मिराज 2000 वो 1-1.5 महीने के अंदर इजराइल से संपर्क किया, उनसे वो पॉड खरीदे, हमको लेजर पॉड चाहिए, लेजर पॉड आया, उस पर ट्रेनिंग की, उसको फिट किया, रात दिन हमारे जवानों ने काम किया, हेड्स ऑफ टू देम, उन्होंने गजब का काम किया, वो हो गया सक्सेस। अब परमिशन मिल गई कि आप जाके इसको तोड़िए। तो जो तोलोलिंग है, जहां पे भी उनके जो आर्मी ने कहा था यहाँ से मेजर फायरिंग आ रही है, उसको तोड़ना है। फाइनली लेजर में भाई साहब क्या होता है कि एक जहाज जब जाता है वो कम से कम 18-20 किलोमीटर देख सकता है। उसने देखा वहां पे, उसने लेजर वहां बीम मारी, वहां पे रिफ्लेक्शन आया, दूसरा जहाज बॉम्ब वाला था, उसने रिफ्लेक्शन कैच किया, बॉम्ब को बताया तेरे को वहां जाना है, फायर किया, तो बॉम्ब वहां पे धीरे धीरे ग्लाइड करके गया जहां लेजर डॉट थी और एक्यूरेट मारा। एंड वो टर्निंग पॉइंट था कि जो लास्ट जो मेजर पोस्ट थी फायरिंग करने के लिए, वो एकदम शांत हो गई। तब ऑपरेशन ऑफ द आर्मी ऑल्सो फास्ट हो गए थे। अदरवाइज दिक्कत ही हो रही थी कि जैसे ट्रेन भी खराब थी, चढ़ना भी था, ऑक्सीजन की कमी भी थी, और छोटी छोटी दुकान, यहाँ से चढ़ते तो वहां से फायरिंग, यहाँ से चढ़ते तो वहां से फायरिंग। तो मेजर पोस्ट जब खत्म हुई है और इसका नतीजा निकला लेजर बॉम्ब से, तो टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस होनी चाहिए जगह के हिसाब से। जो चौहान साहब कह रहे थे वो इसका नतीजा यहाँ पे निकला था कि मिराज 2000 ही जहाज था, लेकिन बॉम्ब नहीं थे। और एक और लास्ट चीज ये है कि जब स्टिंगर मिसाइल फायर होता है तो पीछे फ्लेयर निकलती है, आपने कभी जहाजों में देखा होगा, आग से निकलते रहते हैं, उससे क्या होता है स्टिंगर मिसाइल वो आग की तरफ चला जाता है, फ्लेयर कहते हैं उसको। हमारे पास में फ्लेयर उस जहाज भी थी नहीं, जिन जहाजों में 2-4 जहाज थे, मिराज 2000 थे और हमारे मिग 29 के अंदर थे फ्लेयर। हम तो जो स्ट्राइक करने जो जा रहा है उनके अंदर वो नहीं, मिग 21 वगैरह में थे ही नहीं, मिग 27। तो ये और दिक्कत थी, इसलिए उनको उड़ना पड़ा था कि फ्लेयर अगर होती तो फिर भी जहाज एक्चुअली जब अटैक करने जा रहा है तो फ्लेयर चलाता रहता है और फायरिंग कर देता है। तो ये सब दिक्कतें हमारी फेस हुई थी। इसलिए ये जो युद्ध हुआ है इसमें पुराने वेपन एक तो नाकाम रहे, मतलब बॉम्ब एक्यूरेटली नहीं कर पाए। जीपीएस ने हमको धोखा दिया, मगर जीपीएस ने उसको रिड्यूस। जीपीएस में क्या होता है कि हर सेकंड में अपडेट करता है, और जहाज की स्पीड होती है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 250 मीटर प्रति सेकंड। तो उसको जब जाना होता है अपडेट करता है, तो तुम यहाँ थोड़ी देर अपडेट करता है, तुम यहाँ 250 मीटर, फिर कहता हूँ वहां, तो कैसे फायर करोगे जब अपडेट ही 1 सेकंड में हो रहा है। इसलिए बड़ी दिक्कतों के साथ में ये युद्ध लड़ा गया था। जी बिल्कुल, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक एक्सरसाइज डिफेंस में होती है हर विंग में, कि आप नई टेक्नोलॉजी कोई भी ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ महीने कुछ दिन उसकी एक्सरसाइज होती है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी दरमियान एयरफोर्स को अपडेट भी होना है। मतलब एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, आपको जो कुछ करना है सीधे ही आपको टारगेट पे ही करना है, वो आपकी एक्सरसाइज मानिए या फिर एक्चुअल आपको टारगेट करना है। तो युद्ध के वक्त ही मैं चंद्रमौली साहब की जो बात समझ पा रहा हूँ, एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं था और सब कुछ वहीं पे उसी वक्त करना था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से युद्ध लड़ा गया। ये मैं भगवान सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सर उस वक्त की जो पोजीशन बनी हुई थी, निश्चित रूप से मैं एक चीज को देख करके इस देश के भी जज्बे को सैल्यूट करूंगा। मैं उस समय एक पेपर में था, तो जब बॉडी जा रही थी तो ये लग रहा था अंदाजा कि पता नहीं अब डिफेंस में लोग जाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। उसी वक्त रिक्रूटमेंट में निकाला गया, और जब मैं देख पा रहा था कि पोस्ट से भी कई गुना ज्यादा युवा पहुंच रहे थे, तो निश्चित रूप से
तो हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जज्बा है उसकी कोई कमी नहीं है, चाहे कुछ किसी भी तरह के हालात हों सामने, और लगता भी है कि युद्ध के मौके पे हम जाएंगे, दोनों बातें हो सकती हैं कि मौत भी हो सकती है और हम वहां से जंग जीत के भी आ सकते हैं। ये आपका अपना एक रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तैयारी में थे। तो उस वक्त इस तरह का जोश हम देखने को काफी मिला। देखिए, पहली बात तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जनरल साहब ने बताया और उसके ऊपर थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा। जी जैसे उन्होंने कहा कि विंटर्स में जब बर्फ गिरती है तो हमारी कुछ पोस्ट खाली हो जाती हैं। ये ऑल अलोंग द नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो भी हाई एल्टीट्यूड में पोस्ट हैं, उसमें दो प्रकार की पोस्ट हैं। एक तो बहुत ऊंची जो खाली कर दी जाती है क्योंकि बर्फ वहां पे 10-10 फीट 15-15 फीट बर्फ गिरती है, तो उसको निकालना, बंकर मेंटेन करना और उसको फिर रोज मेंटेन करना, ट्रूप्स को वार्म रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ एक पोस्ट हैं जहां वहां रहना पड़ता है, उसके लिए फिर वो बर्फ की रोज बंकरों से बर्फ निकालते रहो, रोज जेरिकन केरोसिन के, क्योंकि उसी से बुखारी जलती है, गर्म रहना पड़ता है। वो रोज कुछ म्यूल से, कुछ पोर्टर से, कुछ ट्रुप से ये मेंटेनेंस चलती रहती है। तो इतना डिफिकल्ट, आप जिंदा रहें ही वहां इतना मुश्किल है, बिल्कुल। तो आप लड़ाई करना, आप ये समझिए। तो ये तो सारी पोस्ट खाली होने वाली है क्योंकि 4852 जैसे हाइट थी एक, तो अब 4852 मीटर्स में है। तो अब देख लीजिए, ये तो माउंट एवरेस्ट से थोड़ी कम है। तो आप इतनी ऊंची हाइट के ऊपर लड़ाई करना, अब एयरफोर्स ने अपनी मुश्किलें बताई, सप्लाई लाइंस में लॉजिस्टिक्स ने अपनी मुश्किलें बताई, बट उन मुश्किलों को देखिए जो ऊपर जाके जिन्होंने पोस्ट को खाली करवाना है और उसको कब्जा करना है ना, वो पहाड़ के चट्टान पे सीधे चढ़ना, कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। और उनके जो ऑब्वियस रूट्स हैं कि भाई इधर से आ सकते हैं, स्लोप थोड़ा ग्रेजुअल है, वो सब कवर किए हुए हैं। तो उधर तो ऑब्वियसली आप जा नहीं सकते, उधर जाओगे तो पूरी कैजुअलिटी होंगी, आपके ऊपर पत्थरों से ही मार देंगे, वो उनका अम्युनिशन खत्म हो गया। तो इसलिए ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल था। और इस मुश्किलात में आप देखिए, पहले हफ्ते में मई के 4 जाट की एक पेट्रोल गई, क्योंकि वो बकरवाल ने आके बताया कि द्रास में ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, उधर आके बताया कि ऊपर पोस्ट पे कुछ बैठे हुए हैं पाकिस्तानी। तो ये पता करने के लिए एक पेट्रोल भेजी फर्स्ट वीक ऑफ मई, 4 जाट की पेट्रोल, जिसमें वो क्रॉस कर गई और उनको एम्बुश कर दिया। और सारे के सारे उनके जो ये कैप्टन कालिया के लीडरशिप में ये 6-7 बंदे थे जो सबको मार दिया। उसमें 3 राजस्थान के थे, 2 नागौर के, एक बाड़मेर के, एक जेसीयू था और 2 जवान थे। ना इनकी छत विक्षित, बॉडी में आंखें निकली हुई, कान नाक सारे पार्ट्स टूट फूट करके, बड़ी इनके साथ क्रूरता के साथ इनसे व्यवहार किया। और फिर वो बॉडी आई थी 5-7 दिन बाद में। तो आप ये इमेजिन कीजिए, जब आके पेट्रोल ने रिपोर्ट भी नहीं दी तो वो गुम हो गई, और फिर दोबारा आप पेट्रोल भेजते हो, उनको किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं पता कि वहां है क्या, कौन बैठे हुए हैं। हमको क्या पता था कि रेगुलर्स हैं, इरेगुलर्स हैं, और उनके पास क्या हथियार हैं। तो इन एनी केस, चलो जो भी हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने बात की कि वहां लड़ाई 2 ही चीजों से होती है, एक फिजिकल फिटनेस और एक जज्बा। यदि आप फिजिकल फिट नहीं हो, जज्बा नहीं है, तो आप वो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। आप ये देखिए, आपकी लड़ाई होती है आजकल तो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गई। जैसे अभी किया ऑपरेशन सिंदूर किया, कोई ट्रूप्स ने कहीं आगे एक कदम भी नहीं चले। लेकिन उस वक्त तो ये जो चंद्रमोहन जी का आउटफिट है और बाकी मिसाइल्स वगैरह हैं, ये काम आते नहीं, क्योंकि टेकड़ी इतनी सारी है, इतनी पे इनके पास इतना कौन सा जो आजकल के तो पिन पॉइंट प्रिसीजन टारगेट्स हैं, आपको होम ऑन करो और अपने आप पहुंच जाएगा, फायर एंड फॉरगेट टाइप है। उस वक्त नहीं थे कुछ भी किसी के पास। इसी तरह से इन्फेंट्री की मुश्किल ये थी कि एक प्लेटून से दूसरी प्लेटून में कम्युनिकेशन करने के लिए पहली बात तो रेडियो सेट नहीं होते। एक बटालियन में 34 रेडियो सेट है मान लो, तो उनमें से जैसे मैंने कमांड की थी 90s में, तो हमारे पास 34 में से 4 रेडियो सेट थे छोटे, इंटर प्लाटून कम्युनिकेशन के लिए, और प्लेटून से कंपनी हेडक्वार्टर तक कम्युनिकेशन कर लेके। यदि हैं भी तो उनकी बैटरी नहीं है।
तो इसलिए आप कम्युनिकेशन ही नहीं है, अंधेरे में लड़ाई लड़ रहे हो। और जो ट्रुप्स जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है उनका, एक प्लेटून एक सेक्शन जा रहा है, तो इट इज ए सेक्शन वाइज लड़ाई। तो इतनी मुश्किल में वो लोग लड़े हैं, लेकिन जितनी कैजुअलिटी हुई, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारी 527 500 के करीब कैजुअलिटी हुई, जो बहुत ज्यादा है। और बहुत सारों के जो पार्ट्स, जैसे 1200 के करीब घायल हुए, उनके उम्र भर के लिए वो डिसेबल्ड हो गए। तो ये जो नुकसान हुआ है, और जैसे चंद्रमोहन जी ने बताया, उनका हाथ बांध रखा, आपको एलसी क्रॉस नहीं करोगे, यही हमारे लिए भी था। उनकी बेस्ट अप्रोच तो है पीछे से आके उनको करो, लेकिन आप क्रॉस कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठे हुए हैं। तो आप उसके पीछे से जाके तो हमला कर नहीं सकते, आप तो साइड में या सामने जो अपना एरिया उसी में कर सकते हो। तो इतनी मुश्किल में आप ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी, और ये रिस्ट्रिक्शंस होने से ये आप फुल इसको वॉर भी नहीं कर सकते। इट्स एन ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन मैं तो ये कहूंगा। वॉर हो तो इसका मतलब है आपके पास सारा कुछ जो असला है वो इट शुड कम ब्रॉट इन इमीडिएटली, बट वो हो नहीं रहा है। ऑल आउट वॉर नहीं था ये खाली एक इन्फेंट्री का, और जो कुछ एयर का वो कर सके, बिकॉज एयर की लिमिटेड कैपेबिलिटी थी उस इलाके में। इनका पहली बात तो हाई एल्टीट्यूड में एक्सपीरियंस नहीं, दूसरा हथियार भी तो नहीं। और अब आप ये बताइए उस जगह आए कैसे पाकिस्तानी। एक वो भी बात है कि जो जोजिला से जो पास जा रही है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जो लॉजिस्टिक लाइन है, वो लाइन काटने का उनका उद्देश्य था, तो ताकि आपका सियाचिन वेचन जलदार सप्लाई चेन को बिल्कुल वो बीच में ब्रेक कर सके, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस थी, हम छोड़ भी नहीं सकते थे उसको। एनीवे, बट काफी महत्वपूर्ण था। हम ये कहेंगे कि हमारे इतना नुकसान, इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता था, ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। जब हाथ आपके बांधे हुए हैं, दूसरी सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप, तो इन्फेंट्री के लड़ाई रह जाती है। और इवन आर्टिलरी देखो, आर्टिलरी का फायर करो, हमारे पास बॉफर्स गन्स थी, वो फर्स्ट क्लास गन्स है, लेकिन उनका गोला जैसे इन्होंने बोला वो 2 किलोमीटर आगे जाके गिरेगा, लेफ्ट में गिरेगा, नीचे गिरेगा, ऊपर ऐसा कोई एक आध गिरे तो गिरे। इतने में हमारे पास लिमिटेड अम्युनिशन है, वहां जनरल साहब इतना अम्युनिशन भेज नहीं सकते हैं पीछे से, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ोगे आप। देखिए मैं 1 मिनट लूंगा जल्दी से। जी जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बताया है कि ये इन्फेंट्री की लड़ाई थी और यंग ऑफिसर और यंग जवानों की लड़ाई। इसके बाद में एक तो आपको मैं किस्सा बताना चाहूंगा कि कितना डेडिकेशन था एक जो कालिया की, जो कैप्टन कालिया और जाट की जो पेट्रोल को उन्होंने कर दिया। उसके बाद में एक राजरिफ की, सेकंड राजरिफ थी शायद, उसकी एक पेट्रोल गई थी जिसको हनूफुद्दीन, कैप्टन हनूफुद्दीन उसको लेके गए थे। वो भी जबरदस्त फायर के नीचे आ गई और पूरी पेट्रोल को उन्होंने, तो 3 लोग थे, उनको तो उन्होंने कवरिंग फायर करके वापस बुला लिया और कैप्टन हनूफुद्दीन वहां बाहर गिराए, उनको शहीद होना पड़ा। उनकी बॉडी को 21 दिन तक हम वहां से नहीं हिला सकते। और जनरल मलिक उनकी मदर को मिलने के लिए गए, तो उनकी मां ने ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के पार्थिव शरीर को लाने के लिए किसी और बेटे को शहीद होना पड़े, पर मेरा इससे आपसे एक निवेदन है कि जब भी ये मौका मुझे मिले, मुझे उस जगह पे जहां हमारा बेटा शहीद हुआ है उस जगह पे मुझे जाने के लिए आप। लड़ाई खत्म होने के बाद जब उनको वापस लाया गया, उसकी पार्थिव शरीर को लाया गया, तब उनकी मदर को भी वहां ले जाकर के ऐसी डेडिकेशन की, ऐसे नेशनलिज्म के किस्से इस लड़ाई में हुए हैं। इसके साथ साथ बोफर्स की उन्होंने बात की। बोफर्स की क्योंकि वो मीडियम गन है और वो जैसे कि बताया कि वो क्रेस्ट क्लियरेंस के जाएंगी तो पीछे चली जाएगी, उन्हीं वॉफर्स को उन्होंने मॉडिफाई करके डायरेक्ट फायर रोल में लगाया। जैसे सीधा कोई आरसीएल का इस तरह का एंटी टैंक का गन का जो गोला जाता है, उनको उस तरीके से लगा करके, और उस मीडियम गन वॉफर्स के डायरेक्ट फायर रोल में बड़ी इफेक्टिव रही वो, और काफी उन्होंने इन्फेंट्री के अटैक के लिए मदद की। जो इससे पहले जो लग रहा था कि वॉफर्स ने बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, ये हुआ है, वो प्रोक्योरमेंट की जो बातें थी उनको याद नहीं करते हुए जो गन की काबिलियत थी, उस काबिलियत का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, एक छोटा सा टाइम, प्रधानमंत्री जी उस टाइम वाजपेयी जी थे, उन्होंने अभी इन हाइंडसाइट अगर वो फ्री हैंड दे देते कि आप कहीं से लड़ाई हो तो फुल फ्लेजेड वार होने में कोई कमी नहीं रहती, 100% पूरी लड़ाई होती।
बहुत ही उन्होंने दिमाग, और पूरी अगर लड़ाई देश लड़ता सारे फ्रंट के ऊपर तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता, कम से 10-15 साल पीछे चले जाते। तो ये एलसी को क्रॉस नहीं करोगे, ये एक डिसीजन था, उसकी कैजुअलिटी तो हुई हमारी, पर हम कामयाब हुए और फुल फ्लेज लड़ाई भी नहीं हुई। बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। निश्चित रूप से मैं खुद वहां जाके देख के, आप मैं टीवी स्क्रीन पे मेरे बनाए वो वीडियोस भी आपने देखे, बटाली क्षेत्र के भी देखे और द्रास क्षेत्र के भी देखे। मैं जोजिला तक भी जाकर के आया, जहां से क्यों महत्वपूर्ण था वो जोजिला बाईपास से हमारे लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक की हमारी सप्लाई वहीं से हो रही थी पूरे ले तक, क्योंकि आपको सब जगह पे वहीं से आपको मटेरियल भेजना, क्योंकि अब उसके बाद ये जो टनल बनी है रोहतांग पास वाली, वो उस वक्त नहीं थी, ये बाद में बनी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण वो चीजें थी। आज हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। मैंने वहां पे रात भी बिताई है तो द्रास क्षेत्र में, तो काफी कुछ मैं जब वो देख रहा था कि आज तो इतनी चीजें बनी हुई हैं वहां पे, वहां के लोगों से भी मैंने बातचीत की। निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करूंगा उन जवानों को जिन्होंने निश्चित रूप से ये मतलब अपनी बहादुरी और जज्बे के हमें कायल, हमारा देश कायल है उनका। और कैसी लड़ाई लड़ी है, हम तो सालों बाद में जाकर के वहां देख रहे हैं। वहां की जो पिक्चरें देखी, वहां के लोगों से मैंने चर्चा की, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि शहादत को हमें नमन करना चाहिए, और तभी आज हम हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को सैल्यूट। जय हिंद, दीजिए इजाजत, नमस्कार।